हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सी ए प्रमोद पत्रिपाठी एंड यार अब जो है ना हम इंडिया एट का रिवीजन करने वाले हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स का। ठीक है, ये तीनों चीजों का हम क्या करेंगे, आज रिवीजन कर लेंगे पूरा का पूरा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है सर? बेसिकली अगर ये पूरा इंडेक्स देखोगे ना तुम, पूरा इंडेक्स जो है ना वो डिस्क्लोजर बेस्ड इंडेक्स है, पूरा का पूरा डिस्क्लोजर बेस्ड है। यानी क्या, हमें डिस्क्लोज करना है कि कौन सा अकाउंटिंग एंट्री मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया। यानी क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ इंडेक्स 16 में, तो हमने रिवैल्यूएशन मॉडल चूज किया या कॉस्ट मॉडल चूज किया। अगर इंडेक्स 2 में देखूँ तो मेरा वैक यूज किया या फीफो यूज किया। ऐसा मुझे क्या डिस्क्लोज करना है, बरोबर। फिर उसके बाद क्या है, एस्टिमेट, चेंजेस इन एस्टिमेट। तो फिर हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा, वो बहुत सारे एस्टिमेट बेस्ड बनेगा। एस्टिमेट बेस्ड कैसे है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल के केस में हमें क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम क्या करते हैं, रिकग्नाइज करके रखते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टिमेट हुआ। हम एनआरवी एस्टिमेट करते हैं इन केस ऑफ इन्वेंट्री। हम डिप्रिशिएबल यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करते हैं इन केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट। तो पूरा का पूरा जो है ना, हम एस्टिमेट के बेसिस में, पूरा का पूरा नहीं, सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो उसमें अगर चेंज आ गया तो फिर कैसा अकाउंटिंग करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन उसके बाद एक एरर, हमने अगर कोई भी एरर किया इन द प्रीवियस ईयर या फिर उसके पहले सालों में, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए, उसका अकाउंटिंग कैसा होगा, वो एरर्स में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी से। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नथिंग बट द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी क्या, यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज हर एक इंडियस में ना एक एक बेस दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल दो मैं, इंडिया 16 का, इंडिया 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड डील कर रहा है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो है ना, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल, ये क्या एक बेस है। यानी क्या, मेरा जो असेट है बुक्स में कैसे दिखाना चाहिए, कॉस्ट में दिखाना चाहिए या रिवैल्यूएशन मॉडल में दिखाना चाहिए, ये हमें चूज करना है, एंटिटी चूज करेगा। तो फिर हर एक इंडियस में जो है ना, एक एक जो उनका उनके रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी दिया, बेसिस दिया है कि इसके बेसिस में तुम क्या अकाउंटिंग कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो accounting policies are principle, basis, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting the financial statements। यानी क्या, रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशंस है, ये जो हम अप्लाई करके हम अकाउंटिंग अपना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो कैश या अक्रूवल। यानी क्या, मैंने अकाउंटिंग करना है किसकी, कैश बेसिस में अकाउंटिंग करना चाहिए या अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करना चाहिए, या फिर रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना चाहिए, या फिर मुझे फॉर्मूला जो है ना कौन सा अप्लाई करना चाहिए, फीफो, वेटेड एवरेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद समझो इम्पेयरमेंट कब करना चाहिए, ये सारे जो है ना एक स्पेसिफिक इंडेक्स में दिया है। समझो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 41 है, दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं हम। तो ये क्या है, ये हम रिकग्निशन उस पर्टिकुलर इंडेक्स बता रहा है। तो फिर ये अगर इंडेक्स स्पेसिफिकली बता रहा है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो बेसिस बता रहा है कि ऐसा अकाउंटिंग करना चाहिए, वेल एंड गुड, वो पर्टिकुलर इंडेक्स को हम फॉलो करेंगे। अदरवाइज हमें क्या है, इंडेक्स एट एक रोड मैप देता है। क्या इंडेक्स एट एक रोड मैप देगा कि इफ इन केस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर वो बताया नहीं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कैसे अकाउंट फॉर करना है इन दी बुक्स, तो फिर इंडिया एसेट बताता है कि उसमें मैनेजमेंट का जजमेंट यूज होगा। कैसा, मैनेजमेंट का जजमेंट यूज होगा। और वो मैनेजमेंट की जजमेंट जो है ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज डेवलप करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज डेवलप करने और अप्लाई करने, मैनेजमेंट का जजमेंट यूज होगा फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। अब जब डेवलपिंग एंड डेवलप जो करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, वो अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप करते समय अगर कुछ भी अड़चन आया, तो फिर उस केस में अपना इंडेक्स 8 ने ना कुछ रेफरेंस मॉड्यूल दिया। रेफरेंस मॉड्यूल क्या, रेफरेंस मॉड्यूल है कि अगर कोई भी चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एक सिमिलर इंडेक्स है, कोई भी सिमिलर इंडेक्स सेम ट्रांजेक्शन से डील कर रहा है कि वो देख लो। अगर डील कर रहा है वेल एंड गुड, तो फिर वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन लगा लो, मतलब वो उसी अकाउंटिंग यहाँ पे भी लगा लो। अदरवाइज देखो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कुछ बताया है क्या, अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताया तो फिर वैसा कर लो। अगर उसमें भी नहीं बताया, इसमें भी नहीं बताया, तो आ जाओ प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में, इसमें बताया होगा तो इसको अप्लाई कर लो और इसके बेसिस में अकाउंटिंग कर लो। अगर ये भी नहीं है, तो फिर उस केस में हम देखेंगे कोई भी अदर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जिसका कंसेप्चुअल फ्रेम सिमिलर हो, सिमिलर टू आ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, उसके बेसिस में, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ही अगर सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो फिर उसको यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके हमने यूज करके हमने क्या जजमेंट डेवलप कर लिया। जब जजमेंट डेवलप कर लूंगा मैं, जज मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप कर लिया, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या होना चाहिए, रिलेवेंट एंड रिलायबल होना चाहिए। रिलेवेंट एंड रिलायबल इन द सेंस क्या है सर, रिलेवेंट यानी इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, कंप्लीट एंड करेक्ट होना चाहिए।
क्या है, करेक्ट होना चाहिए। जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। देन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल इन द सेंस कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये क्या है, बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि एंटिटी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रूडेंट होना चाहिए, और उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंट फेथफुली द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, वो अच्छे से प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमारा जो है ना करेक्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो ये जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज डेवलप करने का प्रोसीजर है, सिंपल। अब यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज तो डेवलप कर लिया। अब ये जो पॉलिसी हमने डेवलप किया है, ये पॉलिसी हमें क्या है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। क्या, ईयर ऑन ईयर हमें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कंसिस्टेंटली क्यों अप्लाई करेंगे बोलो, क्यों? क्योंकि हम समझो फॉर एग्जांपल 5 साल का हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रेंड यानी क्या, मेरा जो बिजनेस है ना वो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, बरोबर, ऐसा मुझे क्या है, एनालाइज करना है। जब मैं अगर समझो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अ मेजर पार्ट फॉर पर्पस ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कंप्यूट करने में इन्वेंट्री बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, अगर इन्वेंट्री जो है ना फर्स्ट ईयर में फीफो किया, सेकंड ईयर में फीफो किया, थर्ड ईयर में वैग किया, फोर्थ ईयर में वैग किया, तो बताओ ट्रेंड एनालिसिस सही होगा क्या? नहीं, क्योंकि अलग अलग है ना, बेसिस अलग है दोनों का, फीफो का अलग है और वेटेड एवरेज का अलग है। तो फिर यहाँ पे मेरा ट्रेंड सही नहीं होगा। तो उसके लिए जो भी हम लगाएंगे वो कंसिस्टेंटली लगाएंगे। ठीक है, ये कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी लगा लिया। अब कंसिस्टेंटली जब अकाउंटिंग पॉलिसी लगा लेंगे, तो सर अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि चेंज लाना है वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी में, हाँ ला सकते बिल्कुल। जो चेंज है ना अकाउंटिंग पॉलिसी में, चेंज ला सकते हैं। कब लाएंगे? अगर कोई भी इंडेक्स है, अभी ऑलरेडी इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 40, एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडेक्स 40 जो है ना, इंडेक्स 40 हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉस्ट मॉडल अलाउ करता है, बरोबर। इंडेक्स 40 कॉस्ट मॉडल फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल। अगर इंडेक्स अगर इन फ्यूचर बोलता है कि इसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई कर सकते हो, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे, अगर इफ रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स 40। अभी तो बोला नहीं है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर बोल दिया तो अप्लाई करने, तो अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई कैसे करेंगे, तो उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है ना उसमें एक ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया होगा कि ट्रांजिशन कैसे करें, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन में ट्रांजिशन कैसे करें, वो ट्रांजिशन प्रोविजंस मैं अप्लाई कर दूंगा और चेंज करूंगा अकाउंटिंग पॉलिसी को। और इसका एक और एग्जांपल दिया था इंडिया 17 से 116। इंडिया 17 जो है ना वो पहले लीसेस डील करता था, अभी क्या होगा, इंडिया 116 हो गया, बरोबर। अभी इंडिया 116 में ट्रांजिशन प्रोविजन दिया है, ट्रांजिशनल प्रोविजन हम पढ़ेंगे। ट्रांजिशन प्रोविजन में कैसा पता है क्या, पूरा बताया कि 17 से हमें 16 116 को कैसे ट्रांजिट करना है, तो वो अगर दिया है तो फिर उसको फॉलो कर लेंगे। अगर चेंज वॉलेंटरली कर रहे हैं, वॉलेंट्री यानी क्या, इफ चेंज प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, यानी क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज से मुझे मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो फिर उस केस में हम चेंज करेंगे। बट चेंज जो करेंगे वो रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, हम कैसा, रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, चेंजेस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली। अब इसका एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल समझो मेरा एंटिटी अनलिस्टेड एंटिटी है, राइट, अनलिस्टेड एंटिटी है, और मैं पीपीई जो ना वो कॉस्ट मॉडल में अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मेरा लिस्टेड अनलिस्टेड एंटिटी है और वो कॉस्ट मॉडल में कर रहा हूँ, और सारे लिस्टेड एंटिटीज जो है ना वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है, बरोबर। अब मेरा एंटिटी जो है अनलिस्टेड है, अभी मुझे इसको लिस्ट करवाना है, लिस्ट करवाना है। अभी लिस्ट करवाना है, तो मेरा जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा पीपीई जो है वो तो कॉस्ट मॉडल में हो रहा है, बट लिस्टेड एंटिटीज का क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल। तो मुझे इनलाइन करने उस पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी से मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन मॉडल। जब ये रिवैल्यूएशन मॉडल मैं अप्लाई करूंगा, दिस इज वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो चेंज है ये क्या करूंगा, रिट्रोस्पेक्टिवली करूंगा। कैसे करूंगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करूंगा। रिट्रोस्पेक्टिव यानी क्या है सर, यानी मैंने जब परचेज किया था मशीनरी को, मशीनरी जब परचेज किया था तब से लेके आज के डेट तक, जब तक चेंज ला रहा हूं तब तक मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो है ना उस पर्टिकुलर ईयर्स में जाके कर सकते हैं क्या, बताओ। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है उस पर्टिकुलर ईयर्स में, जिस जिस ईयर में समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लू, यहाँ पे क्या लेता हूं मैं, समझो यहाँ पे मैंने मशीनरी जो परचेस किया था, मशीनरी परचेस किया था X1 में, X1 X2 में, और मैं चेंज कर रहा हूँ X4 और X5 में, बरोबर। मेरा जो है ना मशीनरी परचेस किया था X1 X2 में और चेंज कर रहा हूँ X4 X5 में, यानी क्या, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में आ रहा हूँ। तो क्या बताओ यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउड है क्या, यानी क्या, मेरे यहाँ पे X1 X2 में जाके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका बुक्स क्लोज हो गया है, उधर जाकर मैं कर नहीं सकता हूँ। तो कैसे करें, तो इस केस में आता है थर्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट। क्या आएगा, थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट क्या है, बोलता है कि समझो यहाँ पे ये करंट ईयर है तुम्हारा X4 X5, और X3 X4 इज योर कंपेरेटिव ईयर। क्या है, X3 X4 इज योर कंपेरेटिव ईयर। इन दोनों का तो फाइनेंशियल तुम लोग करंट ईयर में बनाते ही हो।
तो फिर इसके साथ साथ में एक और बैलेंस शीट बना लो, क्या, 1 अप्रैल X3 का, विच वुड बी अ थर्ड बैलेंस शीट, विच वुड बी अ थर्ड बैलेंस शीट। और जो X1 में मैंने परचेस किया था, X1 X2 पर मशीनरी, उसका जो भी एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे कर लूंगा मैं, यहाँ पे असेट में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मेरा रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर दूंगा। तो जब एडजस्ट कर लूंगा इसमें, तो फिर मेरा कंपेरेटिव ईयर, उसके बाद करंट ईयर, दोनों भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। इसका एग्जांपल लिया था मैं, आ जाओ एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, रेगुलर क्लास में जो लिया था। स्पीड ठीक है? यस सर। हम्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखो, थर्ड बैलेंस शीट का, थर्ड बैलेंस शीट का समझो, मैंने 2020 में मैंने क्या किया, परचेस करके रखा था मशीनरी, कितना, 20,000 का, एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉग्नाइज किया, किसमें, कॉस्ट में रिकॉग्नाइज किया, राइट। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या लगा, रिवैल्यूएशन, यानी क्या, मैं जब इनिशियली परचेस करता हूँ, इनिशियली मुझे कॉस्ट में ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंटली मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करके रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से चलते आ रहा है। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। अब 24 जो है ना करंट ईयर है। अब 24 ईयर में मुझे क्या करना है, एंटिटी को लिस्ट करवाना है और वो कॉस्ट मॉडल में दिखाना है, यानी क्या, रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल लाना है। तो बताओ, मेरा ये 23 मेरा कंपेरेटिव ईयर है, 24 इज माई करंट ईयर, 21 और 21 एंड 22 इसके बुक्स तो क्लोज हो गया, और करंट ईयर में इन दोनों का ईयर का ही मैं बताता हूँ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बताओ सर, यहाँ पे जाके मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये बुक्स तो क्लोज हो गया, तो फिर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो अब आएगा थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट कैसा होगा, 23-24 करंट ईयर, 22-23 इज माई प्रीवियस ईयर। यहाँ पे एक और बैलेंस शीट बनाऊंगा एज ऑन 1 अप्रैल 2022, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करना था 21-22 का, वो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूंगा थर्ड बैलेंस शीट में, और उसके अकॉर्डिंग 23 और 24 का मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्टेट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज थर्ड बैलेंस शीट। एक और एग्जांपल लिया था मैंने, ये एरर्स के टाइम में पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज मेरा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो कैसे करेंगे हम, करंट पॉलिसी के हिसाब से, हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग इफेक्ट, पूरा अकाउंटिंग इफेक्ट कंप्यूट कर लेंगे। क्या है, प्रीवियस ईयर मतलब न्यू पॉलिसी के हिसाब से मेरा जो अकाउंटिंग इफेक्ट है वो कंप्यूट कर लूंगा, और इन दोनों का डिफरेंस मैं क्या करूंगा, जो भी एसेट में है, लाइबिलिटी में, उसमें एडजस्ट करूंगा, और सेकंड इफेक्ट इसका रिटेन अर्निंग्स में आएगा। अब रिटेन अर्निंग्स में क्यों आएगा सर? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट्स है, वो प्रॉफिट्स हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके रखते हैं, बरोबर। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके रखते हैं। अभी चेंजेस कुछ भी करना है तो रिटेन अर्निंग में ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कर सकता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ, उसके रिटेन अर्निंग्स में कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे स्टेप्स है, वो देख लेना। ये जो है ना स्टेप्स है, और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एज पर द न्यू पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव यानी क्या, मेरा बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, स्टॉक स्टेटमेंट हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, फिर नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको बना लेंगे पूरा न्यू पॉलिसी के हिसाब से। अगर समझो, अगर समझो ड्यू टू एनी एनी रीजंस मेरा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये नहीं है, मतलब यानी क्या, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखा था, एक क्वेश्चन में देखा था हमने, क्या, कि पहले से हम मशीनरी को डेप्रिशिएट करते आ रहे हैं, मशीनरी में अलग अलग कंपोनेंट कंपोनेंट है, और ये अलग अलग कंपोनेंट का मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं था, और उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, बरोबर। अब जाके मुझे पता चला कि उसका कॉस्ट क्या है, और इंफॉर्मेशन मुझे पता चला एडिशनल। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, समझो यहाँ पे 2024 में खड़ा हूँ, अप टू 2023 यहाँ पे फुल मशीनरी का डेप्रिसिएशन कर रहा था, राइट, फुल मशीनरी। यहाँ पे क्यों मैं कंपोनेंट के बेसिस पे नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉज एब्सेंट, इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं था, राइट। अब करंट ईयर में मुझे जो है ना, कंपोनेंट वाइज मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गया, बराबर। करंट ईयर में मुझे इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट वाइज पता चल गया, तो फिर कंपोनेंट वाइज मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, और रिवैल्यूएशन मॉडल भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो फिर इस केस में यहाँ पे मैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं कैसा रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करूँ? तो यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। तो यहाँ पे वही बोल रही, अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अवेलेबल मतलब अप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर लेंगे, हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे दो ट्रांजेक्शन है, देर आर टू ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं माना जाएगा, क्या, application ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रांजेक्शन अदर इवेंट्स ऑफ द कंडीशन दैट डिफर्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली अकरिंग। यानी इसका एक एग्जांपल दिया था, ये सेंटेंस पढ़ के तुम्हें ये नहीं आएगा,
यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, इंडेस 16, यहाँ पे नहीं, चलो नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, मैं बिजनेस हूँ होटल के फील्ड में, होटल्स जो है ना, होटल्स देने का, होटल्स मेंटेन करता हूँ मैं, ठीक है, होटल्स रेस्टोरेंट्स मेंटेन करता हूँ। अब क्या हुआ, मैं खुद का मैनेज कर रहा हूँ होटल्स। जब खुद का मैनेज कर रहा हूँ तो फिर उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा, इंडिया 16 लगेगा, यस और नो। जब खुद का मैनेज कर रहा हूँ वो इंडिया 16 लगेगा, ठीक है। मेरे पास एक और होटल है जिसको मैंने लेट आउट किया, ठीक है, और लेट आउट करने के बाद प्योरली रेंटल पे चल रहा है, यानी क्या, उधर से मैं कुछ भी मैनेज नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेंटल लेता हूँ। तो बताओ, मैं होटल के बिजनेस में हूँ, एक मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ और दूसरा क्या है मेरा, रेंटल में दिया हो। तो फिर इसलिए कि वो मैं होटल में हूँ और होटल को रेंट आउट कर रहा हूँ, क्या इसके ऊपर इंडिया 16 अप्लाई कर सकता हूँ क्या, बोलो। हम्म, बोलो। अच्छा, इसमें लिख के बताता हूँ पहले, ये समझा है क्या, मैं देखो, मैं जो है ना होटल्स मैनेज करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरे पास दो होटल्स हैं, दिस इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मी, बाय पीपी लिमिटेड लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा होटल है विच इज रेंटेड आउट, विच इज रेंटेड आउट एंड अर्निंग रेंटल्स, राइट, अर्निंग रेंटल्स। तो बताओ, यहाँ पे मेरा बिजनेस है होटल्स का, और यहाँ पे मैं खुद ओन कर रहा हूँ और मैनेज कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर इंडिया 16 लग जाएगा, इंडिया 16 लग जाएगा, बराबर। सिंपली यहाँ पे मैं होटल में बिजनेस कर रहा हूँ और होटल्स मैंने लेट आउट किया, क्या इसके ऊपर भी इंडिया 16 लगेगा क्या, नो सर। नहीं, इसके इंडेक्स ऊपर क्या 40। लगेगा, इंडिया 40 लगेगा। तो देर इज मटीरियल डिफरेंस इन दिस ट्रांजेक्शन, देन दिस, व्हेन देर इज अ मटीरियल डिफरेंस इन दिस ट्रांजेक्शन, ये इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। वही यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है। हाँ, then comes second, application of new accounting policies for the transaction, other events or the condition that did not occur previously or were immaterial। यानी क्या, पहले कोई ऐसा इंडेक्स था नहीं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, अब न्यू इंडेक्स आ गया और वो अकाउंटिंग पॉलिसी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे न्यू इंडेक्स आया, न्यू अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये चाहिए भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, दिस बोथ आर नॉट कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसीज। दिस कम्स टू एंड ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला केस, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसा हम डेवलप करेंगे, कैसा अप्लाई करेंगे। साथ साथ में हम एरर भी पढ़ लेते हैं। एरर में क्या है सर, एरर, व्हाट यू मीन बाय एरर, एरर यानी क्या, हमने प्रीवियस ईयर या उसके पहले सालों में हमने क्या किया था, कुछ ऐसे गलतियां किया, कुछ ऐसे गलतियां किए जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड था, मिसस्टेटेड इन द सेंस मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो करेक्ट नहीं था। तो फिर एरर्स हम सब्सिक्वेंटली डिस्कवर कर रहे हैं, यानी क्या, मेरा समझो यहाँ पे, मेरा समझो यहाँ पे, समझो 2021 में एरर हुआ और मुझे पता चल रहा 2024 में, ठीक है। तो क्या बताओ, ये जो 2021 में एरर हुआ वो मुझे डिस्कवर हुआ 2024 में, क्या इसका एडजस्टमेंट करना है, यस बिल्कुल एडजस्टमेंट करना है। अगर एडजस्टमेंट नहीं करेगा तो एज पर इंड AS 8 हम मानेंगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लायंट ऑफ इंड AS, यानी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड AS के हिसाब से बरोबर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो भी एरर हमने फाइंड आउट किया था उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे हम रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी क्या, मुझे 2021 में एरर फाइंड आउट हुआ तो 2021 का बैलेंस शीट जो है ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 2021 में तो जाके नहीं कर सकता हूँ ना, तो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमने यहाँ पे जैसा देखा है, कहाँ पे, पॉलिसी में, अकाउंटिंग पॉलिसी में जैसे देखा था, वैसे ही हम थर्ड बैलेंस शीट के केस में थर्ड बैलेंस शीट लगा के हम क्या करेंगे, इसका रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सेम सिमिलर कंसेप्ट है कि रिट्रोस्पेक्टिव कैसे करना है, थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, थर्ड बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद हम का जो मेरे कंपेरेटिव है और करंट ईयर है उसको एडजस्ट कर देंगे इन द सेम वे, ठीक है। एरर्स के भी केस है। अब एरर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एरर्स मैथमेटिकल एरर्स हो सकता है, या फिर ओमिशन हो सकता है, या फिर भूल गया एंट्री करना, या फिर हमने एक एक क्वेश्चन भी देखा था कि हमारा जो है ना गुड सेल किया, गुड सेल करने के बाद वो वापस से इन्वेंट्री में इंक्लूडेड भी था, सेल भी किया इन्वेंट्री में इंक्लूड भी था, तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्रॉफिट हो गया। तो फिर ये सारे एरर्स क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एरर्स है मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। और वो एरर्स को करेक्ट कैसे करेंगे हम, रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर एरर्स हम करेक्ट नहीं कर पाए, इन केस एरर्स करेक्ट नहीं कर पाए रिट्रोस्पेक्टिवली,
रिट्रोस्पेक्टिवली हो ही नहीं सकता वो। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब एरर जो है ना, एरर कौन सी स्टेज में हो सकता, एक मेजरमेंट स्टेज में हो सकता, रिकग्निशन स्टेज में हो सकता है, प्रेजेंटेशन स्टेज में हो सकता है, और डिस्क्लोजर स्टेज में हो सकता है, कोई भी स्टेज में। बस यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है वो एरर है करके, और वो एरर को हम रिट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं हो पाएगा रिट्रोस्पेक्टिवली, देन वी विल एडजस्ट प्रोस्पेक्टिवली। सिंपल। देन कम्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट आर प्रिपेयर्ड मेजरली ऑन एस्टिमेट्स ओनली। कैसा, डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ, फिर उसके बाद समझो यहाँ पे मैंने प्रोविजन, किसी एक्सपेंस का प्रोविजन बनाना है, फिर उसके बाद एक और चीज समझो, इन्वेंट्री का एनआरवी, ये सारे क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। और ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम बनाते कैसे हैं? वी प्रिपेयर दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। करंट ईयर में जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस में मैं क्या करता हूँ, एस्टिमेट बना के रखता हूँ। जब एस्टिमेट बना के रख रहा हूँ, राइट, मेरा एस्टिमेट बना रहा हूँ करंट ईयर में बेस्ड ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, तो ये अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर में चेंज हो सकता है। राइट, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, ये नेक्स्ट ईयर में चेंज हो सकता है। जब चेंज होगा तो मुझे एस्टिमेट भी चेंज करना पड़ेगा, बरोबर। तो फिर क्या सर, इसको प्रायर पीरियड एरर में आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चेंज इन एस्टिमेट है, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये डिफर होगा। तो फिर इसको हम एडजस्ट कैसा करेंगे, हम कभी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट को प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे चेंज होगा, रिवीजन कब कब आएगा? जब भी मेरे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है या न्यू एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होंगे। जैसे एग्जांपल दे दूं, फायर इन द कस्टमर्स वेयर हाउस। ठीक है। जब मेरे क्रेडिट सेल किया, और कस्टमर जो है ना, वो क्रेडिट सेल का पैसा लौटाना है, बरोबर। अब उसके बिजनेस में क्या है, फायर लग गया। उसको जब सेल किया था, मैंने प्रोविजन रिकग्नाइज करके रखा था 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मैंने ऑलरेडी रिकग्नाइज करके रखा था। ये क्या है, एस्टिमेट है। मेरा इन्फॉर्मेशन क्या था मैं यहाँ पे, कि अब जो कस्टमर है वो मुझे पैसा दे देगा। फिर सब्सिक्वेंटली क्या होगा, उसके बिजनेस में क्या फायर हुआ। अब ये मेरा न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू एक्सपीरियंस है, इसके बेसिस में मेरा क्या होगा, एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। क्या पता वो बैंकरप्ट हो जाए और मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिले, तो फिर यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और इसको मैं प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करूंगा। सिंपल। देखो, नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, a change in accounting estimates neither relates to prior period nor correction of the error. When it is difficult to distinguish a change in accounting policy from the change in accounting estimate, the change is treated as accounting estimate. यानी क्या, अगर समझो ऐसा सिचुएशन है जहां पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो फिर हम क्या मानेंगे, दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान लेंगे। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। कब कब एडजस्ट करेंगे? अगर करंट पीरियड इफेक्ट है तो फिर करंट पीरियड में करेंगे, अगर इन फ्यूचर इफेक्ट्स है उसका, तो फिर इन फ्यूचर पीरियड्स में भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। To the extent that a change in accounting estimate gives rise to a change in asset and liabilities relates to items of equity, shall be recognized adjusting the carrying amounts of the related asset, liability, equity, item or profit or change। यानी क्या, अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर है, तो फिर उस केस में उसके जो कैरिंग अमाउंट्स है, वो कैरिंग अमाउंट में प्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट करते जाएंगे। ये तीनों क्या था, ये तीनों था अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग चेंजेस, क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। हमने कंसेप्ट सारा का सारा देख लिया। इसी इतना ही कंसेप्ट है। एक और चीज बताना भूल गया, अगर समझो मेरा प्रोविजन है पे करना, प्रोविजन फॉर पेइंग बोनस, यानी क्या बोनस पे करना था, और बोनस पे करना वाज माय कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो फिर उस केस में यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, यानी क्या है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी ऑलरेडी कटा हुआ है और उसको करना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा, तो उस केस में हम एरर मानेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर चेंजेस इन डेप्रिसिएशन है, चेंजेस इन यूजफुल लाइफ है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन डेप्रिसिएशन एंड यूजफुल लाइफ। देन अगर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में चेंज है, चेंज इन कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। इन्वेंट्री में जो फॉर्मूला चेंज करेंगे, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, राइट। और उसके बाद अगर कोई भी एरर है प्रायर पीरियड में, वो तो ऐसा ही पहचान में आ जाएगा। दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एरर्स। ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट 10-15 मिनट में, एक न्यू सेशन में। ठीक है। Okay, sir. ठीक है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, सिंपल है। कैन एंटिटी वॉलंटरी चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी? हमने देखा, यस इट कैन चेंज, कैन चेंज। कब चेंज कर सकता है? व्हेन इट प्रोवाइड्स, व्हेन चेंज
provides more relevant एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जब दोनों देगा, रिलेवेंट और रिलायबल होगा, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज, यानी क्या कि मेरा जो चेंज है वो मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन देगा, देन इन दैट केस वी कैन चेंज। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में उसका डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन के बाद जो भी प्रिंसिपल इंडिया 8 के हिसाब से हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे कंसिस्टेंटली लगाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन दिया है कि जो चेंज है वो कर सकते हैं हम कब, व्हेन इट इज रिलायबल एंड रिलेवेंट। एंड सेकंड, जो भी चेंज लाया है उसका रीजंस बताएंगे हम, क्या जो भी चेंज लाया है ना वो रीजंस बताएंगे, द रीजंस व्हाई applying new accounting policy provides a more relevant and reliable information। क्यों more relevant and reliable information देगा वो बताना पड़ेगा। चलो, illustration number 2। illustration number 2 क्या बोल रहा है, entity ABC acquired a building for administrative purpose, किसके लिए, administrative purpose, and presented the same as a property plant and equipment in the financial year 11-12। 11 and 12 में क्या बताया था ये, as a इंडिया 16 के अंडर क्लासिफाई होगा। ड्यूरिंग द ईयर 12-13 इट रिलोकेटेड द ऑफिस टू न्यू बिल्डिंग एंड लीज आउट द सेल्ड बिल्डिंग टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को क्या किया इसने, लीज आउट कर दिया, यानी क्या अब रेंटल्स मिलेगा इसको। फॉलोइंग द चेंज इन द यूसेज ऑफ द building, entity ABC reclassified its PPE to investment property in financial year 12-13। Should the entity ABC account for the change as an accounting policy? तो यहाँ पे मैंने सिंपली यही बताया कि हमने स्टार्ट में इंडेस अप्लाई किया, अब क्या कर रहे हैं, इंडेस 16, सॉरी इंडेस 40 अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अगर विद इन इंडेस है, विद इन इंडेस है और विद इन इंडेस में हम कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर एक इंडेस से दूसरा इंडेस हम जंप कर रहे हैं या फिर हमारा जो पर्पस ही है वो चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज, नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। अगर विद इन, जैसा यहाँ पे इन्वेंटरीज का भी एग्जांपल लूँ तो पहले कॉस्ट अप्लाई कर रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ मेरा, पहले फीफो अप्लाई कर रहा था उसके बाद वैक हुआ, तो फिर ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि बेस चेंज हो रहा है। बट समझो उसका पर्पस ही चेंज होगा, यानी क्या इन्वेंट्री से मैंने क्या कह दिया, 40 में गया, इंडियस 2 से 40 हो सकता है ना, जैसा रियल एस्टेट वाला कंपनीज है, और रियल एस्टेट वाला कंपनीज में इन्वेंट्रीज होते हैं ना, इन्वेंट्रीज जो भी फ्लैट्स है उनके लिए इन्वेंट्रीज है क्योंकि सेल करने वाले हैं। अगर वो समझो वो इन्वेंट्रीज को रेंट आउट कर देते हैं और वो सोच रहे लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन की लगाते हैं और रेंटल खाते हैं, इससे रेंटल इनकम ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे पर्पस चेंज हो गया ना, इंडिया 40 में आ गया, तो फिर इस केस में इसको जो ये जो ट्रांजेक्शन है दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। होप सो यू अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद एक और आ गया, फंक्शनल करेंसी चेंज, चेंज इन फंक्शनल करेंसी। अगर समझो मेरा बिजनेस यहाँ पे इंडिया में चल रहा था और मेरा फंक्शनल करेंसी आईएनआर में है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, मेरा बिजनेस पर्पस चेंज हो गया और मेरा जो है ना ट्रांजेक्शन किसके साथ, यूएस से होने लगा, मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो यूएस से होने लगा, और मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजरली अभी जो है ना वो यूएस डॉलर में बन रहे हैं, बरोबर। तो बताओ यहाँ पे बेस बनाने का जैसा पीपीई है, पीपीई है वो कॉस्ट मॉडल और या रिवैल्यूएशन मॉडल वही अप्लाई कर रहे हैं, या कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे या तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ वो मतलब जो अकाउंटिंग करने का उसका करेंसी बदल गया है सिर्फ, क्या, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल करेंसी बदल गया है, बाकी का पूरा जो बेसिस है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशन है, वो पूरा चेंज है, सेम है, सॉरी पूरा सेम है। तो फिर इस केस में दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन, नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, दिस विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो यहाँ पे, इन द व्यू ऑफ अबव, अ चेंज इन फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर इंड AS 8, therefore does not apply to such change। इंड AS 21 requires when there is a change in entity's functional currency the entity shall apply the translation। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये बताया था मैंने कि इंड AS 8 के हिसाब से provides the application of accounting policy for the transaction other events or the condition that differs from those previously occurring आर नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जो प्रीवियसली अकर हुआ था उससे अलग ट्रांजेक्शन है, यानी क्या पहले आईएनआर में हो रहा था अभी यूएस में हो रहा है, यूएस डॉलर में, तो फिर ये क्या है, मटीरियली डिफर कर रहा है, तो फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो अगर समझो यहाँ पे एंटिटी डेवलप कर रहा है, एंटिटी जो है ना दूसरा एंटिटी, दूसरा जो हमारा अदर स्टैंडर्ड्स है, अदर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड का यूज कर रहा है और उसके बेसिस में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो फिर क्या ये चीज अलाउड है क्या, यस बिल्कुल अलाउड है। हमने देखा था सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इंडियस, अदर इंडियाज देखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो नहीं है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे,
ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर हम देखेंगे प्रोनाउंसमेंट ऑफ IASB, राइट। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो फिर अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का देखेंगे विच हैज अ सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं और वॉलंटरी चेंज ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एन एंटिटी one of its accounting policy by considering a pronouncement of overseas international standard setting body in due accordance to India's aid, would it permissible for the entity to change its accounting policy to reflect the subsequent amendment of the pronouncement? Yes, it can. That change is accounted for and disclosed in voluntary change in accounting policy. As such, a change is a voluntary change in accounting policy. It can be made only if it results in more relevant and reliable information. ठीक है, ये कर सकते हैं if it provides more relevant and reliable information. चलो, whether an entity can change its accounting policy of subsequent measurement of property plant and equipment from revaluation to cost model, क्या ये कर सकते हैं क्या revaluation model से cost model? बताओ। बिल्कुल भी अलाउड है, राइट, अलाउड है कि मॉडल से रिवैल्यूएशन से कॉस्ट आने के लिए। बट कब करेंगे? व्हेन इट प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देना चाहिए। मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, और चेंज करने के बाद ये भी देना चाहिए रीजंस व्हाई दी चेंज रिफ्लेक्ट मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये भी बताना पड़ेगा। और ये चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमें जो है ना रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में क्यों आया। तो अलाउड है, वॉलंटरली अलाउड है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे a change from voluntary evaluation to cost model for a class of PPE can be made only if it meets the conditions specified in Ind AS 8. Ind AS 8 क्या? The change results in financial statements providing more relevant and reliable information to the users of financial statements. ठीक है, उसका एग्जांपल दिया था मैंने, जो एग्जांपल दिया था ना इससे पहले समझाते समय, अनलिस्टेड से लिस्टेड जा रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पे इनलाइन करने विद द लिस्टेड एंटिटीज हम चेंज करेंगे तो अलाउड है व्हेन इट प्रोवाइड्स सच अ चेंज फ्रॉम द रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी फ्रिक्वेंट। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मान लेंगे। अब जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा रिट्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट करेंगे, तो फिर इट शैल बी अकाउंटेड फॉर रिट्रोस्पेक्टिवली एज पर इंड AS 8। ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। And then whether an entity is required to disclose an impact of India new Indias which is issued but not yet effective। अगर समझो कोई भी एक इंडेस है, जैसे मैंने इंडेस 104 का एग्जांपल दिया था कि अगर कुछ न्यू इंडेस है और वो मार्केट में आ गया, मार्केट में इशू हो गया, बट अभी तक इफेक्टिव नहीं है, यानी अभी तक अप्लाई नहीं हुआ एंटिटी के ऊपर, तो क्या उसका डिस्क्लोजर दे देंगे क्या? यस, बिल्कुल, हम बुक्स में उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। क्या क्या डिस्क्लोजर देंगे? उसका फैक्ट देंगे दैट, और उसके बाद उसका रीजनेबल एस्टिमेट देंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कितना रीजनेबल एस्टिमेट होगा। फिर application of new index will have the on the entities in the पीरियड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, कब कब यहाँ पे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इसका एग्जांपल दो ना मैं, इसका एग्जांपल तो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये जो है ना टाटा मोटर्स का, ये है टाटा मोटर्स का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे अकाउंटिंग चेंज गोइंग कंसर्न, मैंने मार्क करके रखा था, हाँ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस है बट दे आर नॉट इफेक्टिव। यानी क्या? चेंज आया है मार्केट में, यहाँ पे न्यू चेंजेस आ गए, अभी तक इफेक्टिव नहीं है, तो उसका डिस्क्लोजर दिया है यहाँ पे। देखो, द फॉलोइंग प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय IASB, ठीक है, endorsed by the UK are not effective and have not been adopted by the group। इफेक्टिव नहीं है, और यहाँ पे और एक क्या चीज है, अडॉप्ट भी नहीं किया है, बट उसका डिस्क्लोजर तो दिया है ना। These amendments are effective for the annual reports period beginning from 1st January 2024। और यहाँ पे उसी का यहाँ पे ये दिया है क्या? डिस्क्लोजर। क्या? अमेंडमेंट ऑफ IFRS 16, IAS presentation on financial statement, कैश फ्लो वाला पार्ट है। द ग्रुप इज करंटली असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी बताया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चेंजेस है वो असेस कर रहा है ग्रुप करके। तो ये चेंजेस है तो फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। होप सो यू अंडरस्टूड। ठीक है, वेदर द चेंज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के फॉर्मूला में चेंज आया तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट है, सिंपल है। अगर इन्वेंट्री फॉर्मूला में चेंज आया, और ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हम, फॉर्मूला जो है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते और विद इन इंडिया से, दैट इज मैं पहले कॉस्ट लगा रहा था अभी वैक लगा रहा हूँ, तो फिर उस केस में ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेगा। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, illustration number 8, this one is also simple। An entity has presented certain material liabilities as a non-current
in its financial statement for the period and up to 31st March 2011. While preparing the annual financial statement for the year ended 31st March 2012, management discovers that these liabilities should have been classified as current. यानी क्या, पहले कुछ तो ऐसे लाइबिलिटीज थे जो नॉन करंट में दिखा के रखा था, बट अभी क्या है, उसको करंट में दिखाना है। ये एरर हमें कब पता चला? एज ऑन एंडेड 31st मार्च 2012 में पता चला। अब मैनेजमेंट सोच रहा है कि मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव्स फ्रॉम द प्रायर पीरियड, would the reclassification of liabilities from non-current to current in the comparative amounts would be considered as correction of an error under Ind AS 8। Ind AS 8 में करेक्शन माना जाएगा प्रायर पीरियड एरर। तो यहाँ पे सिंपली समझो, मैंने कभी तो लाइबिलिटीज था, वो लाइबिलिटीज को क्या नॉन करंट में दिखाया, बट उसको क्या दिखाना था, करंट में दिखाना था। तो फिर यहाँ पे गलती हुआ ना, प्रेजेंटेशन में गलती हुआ, नॉन करंट का जो अमाउंट है वो करंट में दिखा दिया। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये एरर है, एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। अब एरर कब से चल रहा है वो पता नहीं मुझे, एरर कब से चल रहा है वो पता नहीं। तो फिर सिंपली अगर एरर बहुत पहले से चलता आ रहा है तो फिर उस केस में थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे टू एडजस्ट दी अमाउंट्स। अगर नहीं है तो फिर कंपैरेटिव और करंट पीरियड बना लेंगे, बट दिस इज अ करेक्शन ऑफ एरर। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो एरर्स का डेफिनेशन दिया है पूरा, in accordance with the above, reclassification of liability from non-current to current would be considered as correction of error as per Ind AS 8. Accordingly, the financial statements for the year ended 31st March 2012 for the comparative years as on 31st of 2011 would be restated to reflect the correct classification. Correction करेंगे। आगे क्या बोल रहा, Ind AS 1 के हिसाब से थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जब preceding period in addition to minimum comparative year, if inter year it makes a retrospective restatement of the item in the financial statement and the restatement has a material effect on the information balance sheet and beginning of the business। अगर previous year में अगर बहुत सारे previous year से चलते आ रही है एरर तो फिर उस केस में retrospective application करना पड़ेगा और थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अगर previous year में ही है, अगर previous year है और current year में ही कुछ एरर है तो फिर उस केस में थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगा। सिंपल। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझो कोई भी सेलर है, वो क्या कर रहा था, पहले सेल कर रहा था क्या, कारपेट रिटेल, और अभी उसने क्या किया, जो सेल और फिटिंग दोनों भी कर रहा था, ठीक है, सेल और फिटिंग दोनों भी कर रहा था और रिकग्नाइज कर रहा था, सिर्फ जब फिटिंग्स हो जाते तभी रिकग्नाइज कर रहा था। अब क्या कर दिया, जो फिटिंग वाला पार्ट है ना, फिटिंग वाला पार्ट इसने क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिटिंग वाला पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो फिर यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या जो हम रिकग्नाइज करेंगे अभी रेवेन्यू, कभी सेल करते ही रिकग्नाइज करेंगे ना, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना, इसका बेसिस कुछ चेंज हो रहा। बस यहाँ पे क्या है, वो जो है ना, एक जो फिटिंग्स जो है कारपेट फिटिंग, वो दूसरे लोग को सबलेट किया और यहाँ पे सिर्फ सेल कर रही है। जब सेल कर रहा है तो फिर उस केस में ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ जो नॉर्मल है रेट्रोस्पेक्टिव अवेलेबल करने नहीं, मतलब नहीं करना है। दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी as a carpet retail has changed the way of carpets fitted, therefore there would be no retrospective applications। ठीक है, और इसका अकाउंटिंग कैसे चलेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, वेयर एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू थर्ड बैलेंस शीट प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट कब बनाना पड़ता, जब मेरा कुछ एरर होगा और मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा और वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, और वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मेरा कंपैरेटिव ईयर से पहले भी करना है, कंपैरेटिव ईयर से पहले भी करना है, तो फिर उस केस में थर्ड बैलेंस शीट बनेगा। इसका कंसेप्ट हमने देख लिया और इसका कंसेप्ट हम यहाँ पे भी देखेंगे, कहाँ पे बताया क्या, इंड एस 1 में देखेंगे डिटेल में। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेल्टा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली इतना समझ लो, मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले डेल्टा लिमिटेड जो है ना, डेल्टा लिमिटेड क्या कर रहा था, इसका जो मशीनरी है एज अ होल डिप्रिशिएशन लगा रहा था पहले, ठीक है। उसको सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इसको क्या पता चला, थोड़ा ही साल बाद इसको ये पता चला कि इसको कंपैरेटिव बेसिस में, इसको कंपैरेटिव बेसिस में क्या है, कंपोनेंट बेसिस, सॉरी कंपैरेटिव नहीं, कंपोनेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है। यानी क्या, इसको पहले इसके कंपोनेंट्स थे मशीनरी के, वो कंपोनेंट्स के कॉस्ट नहीं पता था, उसका यूजफुल लाइफ नहीं पता था, बट बाद में इसको कुछ असेसमेंट हुआ, वो असेसमेंट में इसको पता चला कि इसमें उसका इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट का कॉस्ट अलोंग विद दैट कंपोनेंट्स का यूजफुल लाइफ सब पता चला। तो अब ये क्या चाह रहा है कि वो जो कंपोनेंट्स है ना, वो कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन लगाना चाह रहा है, कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन लगाना चाह रहा है। पहले कैसा, मशीनरी के बेसिस में। एक और चीज, वो जो है ना, वो रिवैल्यूएशन मॉडल भी रिमॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल में चेंज करना चाह रहा है, पहले कॉस्ट का था अभी रिवैल्यूएशन मॉडल में आना चाह रहा है। तो फिर यहाँ पे सिंपली इतना बोल रहे हैं, उसका डिटेलिंग दिया है मुझे, और इसका डिस्क्लोजर जो है ना वो मुझे बनाने बोले, डिस्क्लोजर बनाने बोले। तो सबसे पहले अगर देखूं मैं, सबसे पहले देखूं मैं, मेरे पहले
ओल्ड मॉडल के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि मेरा डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा था कितना 1500, और न्यू मॉडल के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है 2000। तो फिर यहाँ पे 500 का मेरा एक्सपेंस इंक्रीज है, इंक्रीज इन एक्सपेंस है। तो बताओ इसके टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, हाँ क्या नहीं? तो टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा 500, और इसका टैक्स रेट दिया है, मुझे टैक्स रेट दिया है 30% इंटू 30%, 150, यानी क्या है 150 का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, पहले थिंग। सेकेंड, मेरा यहाँ पे रिवैल्यूएशन इंक्रीज है, तो रिवैल्यूएशन इंक्रीज है तो मेरा मशीनरी बुक्स में ओल्ड न्यू फेयर वैल्यू कितना है इसका, तो यार क्या हो रहा है, हाँ 17,000 फेयर वैल्यू है, अब कितना हो रहा है 11,000 हो रहा है। देखो यहाँ पे 17,000 उसका न्यू है एस्टिमेटेड न्यू वैल्यू, और ओल्ड बुक्स में 11 दिख रहा था, तो टोटल मेरा 6,000 का चेंज है, इंक्रीज मेरा 6,000 का है। तो फिर मेरा मशीनरी जो है ना, मशीनरी मशीनरी इंक्रीज होगा बाय 6,000, ठीक है। देन ये जो है ना 6,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या है 6,000 विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट ये रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से, रिवैल्यूएशन इंक्रीज की वजह से मेरा क्या है यहाँ पे डीटीएल भी क्रिएट होगा। क्या होगा, डीटीएल भी क्रिएट होगा। जब डीटीएल क्रिएट होगा कितना होगा 6,000 के ऊपर कितना 30%, कितना 18,000 मेरा डीटीएल क्रिएट होगा। ये डीटीएल मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही। तो फिर अगर नेट देखूं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा 6,000 माइनस 1800 डीटीएल कितना होगा ये 4,200। तो फिर मेरा यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में 4,200 जाएगा, सिंपल। फर्स्ट मेरा डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन इंक्रीज की वजह से 150 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, मेरा प्लांट एंड मशीनरी 6,000 से बढ़ जाएगा। थर्ड, मेरा यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व में 4,200 जाएगा। फोर्थ, यहाँ पे डीटीएल क्रिएट होगा 1800। ये मुझे डिस्क्लोजर में बताना है सिर्फ। तो अगर डिस्क्लोजर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो डिस्क्लोजर रीड करते हैं। From start of X2, Delta Limited changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment so as to apply a more fully component approach. We list at the same time adopting the revaluation model. Management takes a view the policy provides more relevant and reliable information. सिर्फ यहाँ पे सिंपली ये जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी पेस्ट किया है। चलो आगे बोल रहे हैं कि मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन बिकॉज इट डील्स मोर एक्यूरेटली विद द कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन अप टू डेट वैल्यूज। ओके, द पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन सॉरी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे देर डिटरमाइन दैट इट वाज नॉट प्रैक्टिकेबल टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन द फुल्ली कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, मुझे प्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। देख लो प्रोस्पेक्टिवली करेंगे हम फ्रॉम द अर्लियर डेट, कहा था हाँ द पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ X2 because it was not practical to estimate the changes in effect either retrospectively or prospectively from the earlier date. Accordingly, the adoption of new policy is not a prior period error. The effect of the current year क्या होगा मेरा यहाँ पे, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखो तो 6,000 इंक्रीज आएगा, बराबर। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स में कितना से 1800 का आएगा, डेफर्ड टैक्स भी कंप्यूट कर दिया हमने। क्रिएट करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस 4,200, कैसा सर 6,000 में से 1800 हम डेफर्ड टैक्स लेस कर दिया तो 4,200, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में 500 इंक्रीज आएगा, उसके बाद से 150 का मेरा टैक्स आएगा। ये मैंने यहाँ पे समझा दिया। अगर डिटेल में समझना है मेरा रेगुलर बैच वाला जो है ना लेक्चर नंबर 4 या 5 में होगा, उसका लास्ट में देख लेना। चलो जी, question number 4. Is the change in depreciation method for an item of property, plant and equipment is a change in accounting policy for the accounting estimate? India 16 ठोक ठोक के बोलता है क्या, जो भी depreciation में change है वो change is not that change is not a change in accounting policy but it is a change in accounting estimate. तो फिर यहाँ पे change in depreciation method is change in accounting estimate. एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कुछ चेंज आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली। समझ रहा है? Yes, sir. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5. An entity charged off certain expenses as a finance cost in the financial statement for the year ended 31st March 11 while preparing the annual financial statement year ended 31st March 2012। मतलब subsequently मुझे पता चला कि मैनेजमेंट डिस्कवर किया कि ये जो एक्सपेंसेस है ये अदर एक्सपेंसेस में दिखना चाहिए था, ठीक है। द एरर बिकॉज द मैनेजमेंट इनएडवर्टेंटली मिस इंटरप्रेटेड सर्टेन फैक्ट्स
मैनेजमेंट जो है ना फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट किया, उसकी वजह से जो है ना हमने फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दिया था, बल्कि वो किस में दिखना चाहिए था, अदर एक्सपेंसेस में। द एंटिटी इंटेंड्स टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड इन व्हिच द एरर अकर्ड ईयर एंडेड 30 March 2011. Would the reclassification of expenses of finance cost to other expenses in the comparative amount be considered to be correction of error as per India set? बिल्कुल करेक्शन ऑफ एरर ही होगा, बरोबर। हमने फाइनेंस कॉस्ट का जो है ना प्रेजेंटेशन में एरर हुआ है, जो एरर है ना वो कैसे कैसे हो सकता है, रिकग्निशन में हो सकता है, प्रेजेंटेशन में हो सकता है, डिस्क्लोजर में हो सकता है, ठीक है, ये तीनों चीजों में हो सकता है नॉर्मली। तो मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन में गलती हुआ है, क्या मेरा अदर एक्सपेंसेस में दिखना चाहिए था, वो कहाँ पे दिखा दिया मैंने, फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दिया। अब उठा के फाइनेंस कॉस्ट से मुझे अदर एक्सपेंसेस में लेके आना है, बरोबर। तो फिर ये जो भी चेंज करेंगे हम, वो क्या करेंगे, इट इज चेंज इन सॉरी इट इज करेक्शन ऑफ एरर, क्या है ये, करेक्शन ऑफ एरर है। और यहाँ पे क्या थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे सिंपली देखो, अगर मेरा एरर है 2011 का और मुझे फाइंड आउट हुआ 2012 में, यानी डिस्कवर हुआ 2012 में, तो कंपैरेटिव ईयर्स का भी बनाते हैं और करंट ईयर का भी बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रायर पीरियड्स का कुछ है क्या, मतलब बहुत पहले से आ रहा है क्या एरर, बिल्कुल भी नहीं। कंपैरेटिव पीरियड में एरर हुआ है, तो कंपैरेटिव पीरियड में एरर हुआ है, करंट पीरियड में मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर थर्ड बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं, बराबर। देखो, इन द गिवन केस retrospective restatement of relevant items in profit and loss account has no effect on the information of balance sheet at the beginning of the preceding period। यानी क्या, कंपैरेटिव से पहले ऐसा कोई भी एरर नहीं था, सिर्फ कंपैरेटिव्स में हुआ, therefore the entity is not required to present the third balance sheet। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो भी एंटिटी है, एंटिटी को क्या बोनस डिक्लेयर करना था, और उसका ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन था, क्या था, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। जब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ना, तो पे करना ही पड़ेगा इन 31 March 2011, बट उसने पे नहीं किया, उसने पे किया 31 March 2012 और रिकग्नाइज किया 31 March 2012 में, तो क्या ये एरर है कि नहीं, यस बिल्कुल एरर है। तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, 2000 लेवल जो है ना, 2000 लेवल में मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा एरर का, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा एरर का, और यहाँ पे कंपैरेटिव्स बनाना पड़ेगा, कंपैरेटिव में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे देख लो, हाँ, एज ऑन 31 March 2013 में पता चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ 31 March 11, 31 March 2012, 31 March 13, तो 3 साल हो गया। करंट ईयर ये है मेरा कंपैरेटिव, और मेरा एरर कब हुआ था, 2000 लेवल में हुआ था, बराबर। तो फिर यहाँ पे प्रायर पीरियड एरर है, दिस इज अ प्रायर पीरियड एरर, करंट ईयर में और कंपैरेटिव्स में जो है ना वो गलत हुआ, मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो गलत हो गया, तो मुझे रीसेट करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करने 2000 लेवल को करेक्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट बनाऊंगा और उसका जो भी करेक्शन है वो कर लूंगा। सिंपली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वही बता रहा है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए हमें करेक्ट करना है। तो अगर देखोगे, as per India's one, an entity shall present a third balance sheet as at the beginning of the preceding period in addition to minimum comparatives of financial statement. In Talia, it makes a retrospective statement of items in financial statement and retrospective restatement in the material as material on the information in the balance sheet as at the beginning of preceding year. In the given case, expenses for the current year on 31st March 2011 and the liabilities as on 31st March 2011, ये क्या हुआ, ये अंडरस्टेट हो गया, राइट। मेरा एक्सपेंसेस भी अंडरस्टेटेड था और लाइबिलिटी भी अंडरस्टेटेड था, क्यों, क्योंकि मुझे उस ईयर में मुझे डिक्लेयर ही करना था बोनस, वर अंडरस्टेटेड बिकॉज नॉन रिकग्निशन ऑफ बोनस एंड रिलेटेड प्रोविजन एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2012 ऑन द अदर हैंड वर ओवरस्टेटेड, क्यों, क्योंकि 2012 में जो है ना, 12 में इसको बोनस जो है ना वो पे किया, मैंने रिकग्नाइज किया, तो फिर यहाँ पे 12 में एक्सपेंसेस भी ओवरस्टेटेड थे और यहाँ पे मेरा प्रोविजन भी ओवरस्टेटेड था बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे to the same extent to because of recognition of aforesaid bonus expenses in the year, to correct the error, यहाँ पे entity has to prepare restate the comparatives for the year ended 31st March 2012 in the statement of profit and loss account and present the third balance sheet as at the beginning of the preceding year wherein it should recognize the provision for the bonus and restate the retained earnings। ठीक है, ये मुझे करना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और रिस्टेट भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इजी है, देख लेना, रीड कर लेना। सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, यानी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर उसमें कोई भी एरर है, उसमें कोई भी चेंजेस है, वो क्या हम एक्सेप्ट, हम उसको करेक्ट करना चाहिए क्या, बिल्कुल भी करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि करंट जो भी हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद हमें एरर फाइंड आउट हुआ या चेंजेस इन एस्टिमेट्स है या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, उसको
रिकग्नाइज करना ही पड़ेगा। तो ये रीड कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये भी रीड कर लो, ये भी हो जाएगा तुम्हारा से, इजी है। हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट देख लेते हैं क्या है। ABC Limited changes accounting policy for inventory X2 X3. Prior to the change of inventory had been valued using weighted average method, but it felt that it has to make the changes more relevant and reliable in first FIFO method was more appropriate. यानी क्या, वो वैक अप्लाई कर रहा था, अभी क्या है FIFO अप्लाई कर रहा। द इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट 31 मार्च X1 X2 X3 कितना, 10 15 और 20 का चेंज है। यानी क्या, अगर मैं नेट देखो तो फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 का इंक्रीज था। ठीक है, इसका मैं ना मेरे सोल्यूशन से करा था, तो तुम्हारा इजी अंडरस्टैंडिंग होगा। नेट इंक्रीज वॉज 5 and 5, राइट, 5 और 5 था। आगे क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यानी क्या, ये प्रीवियस ईयर का ये है, मतलब प्रीवियस मेथड से जब फॉलो कर रहे थे उसके बेसिस में ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो देख लो, तो रेवेन्यू है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स है। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज है, राइट, इंक्रीज है, यानी मेरा प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा, मेरा इन्वेंट्री बढ़ेगा ट्रेडिंग में, तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो फिर यहाँ पे कितना इंक्रीज है, 5 से इंक्रीज है। तो मेरा करंट ईयर में 2000 X1 X2 में 5 से इंक्रीज करूंगा मैं, प्रॉफिट को, प्रॉफिट को 5 से इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 132 था पहले, प्लस 5 से इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे था 151, प्लस 5 से इंक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट रिस्टेट हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस मेरा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ये मेरा सॉरी प्रॉफिट वुड बी माय बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, मेरा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सेल कम करना पड़ेगा। तो फिर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 324, 324 को घटा दो 5 से, और 296 को घटा दो 5 से, तो फिर तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद बाई का पूरा कैलकुलेशन ही है, बाई का पूरा कैलकुलेशन है। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के दिखाया। देखो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, दिस विल बी माय ओपनिंग ऑफ करंट ईयर, राइट, और मेरा क्लोजिंग में 20 है, तो इन दोनों का डिफरेंस नेट इफेक्ट इज 5, और वो 5 हमने रिकॉग्नाइज कर दिया यहाँ पे, एक्सपेंसेस लेस कर दिया, तो फिर मेरा प्रॉफिट आ गया, राइट। प्रॉफिट आने के बाद मेरा इक्विटी में एक चेंजेस क्या होगा, इक्विटी 1 अप्रैल को 423 था, इन्वेंट्री में चेंज आने से कितना 10 रुपीज इंक्रीज हो गया, तो 10 रुपीज ऐड कर दिया। फिर उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो फिर मेरा रिटेन अर्निंग्स आ गया रिस्टेटेड। इतना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये मुझे चेंज जो है ना, चेंज मुझे कैसे एडजस्ट करना चाहिए वो समझना चाहिए। चेंज ऐसे एडजस्ट करेंगे, सिर्फ इतना समझ लो कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट सॉरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखो तो यहाँ पे मेरा इन्वेंट आता है, इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री अगर बढ़ गया तो फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ेगा। अभी इन्वेंट्री 5 से बढ़ा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा 5 से, तो फिर उसके लिए मैंने 164 में ऐड कर दिया 5, सॉरी 164 नहीं 132 में ऐड कर दिया 5, और 151 में ऐड कर दिया 5। क्यों सर, सेम सेम, क्योंकि नेट इफेक्ट दोनों साल का कितना 5 से ही है, सिंपल। क्वेश्चन यहाँ पे समझा, यहाँ पे बहुत लाइटर नोट में समझाया मैंने, डिटेल में मेरा रेगुलर क्लास में समझाया, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट देख लो। क्या क्या कि सर X4 X5 में चेरी लिमिटेड को पता चला कि 6500 जो है ना वो सेल किया था, मैंने 6500 का सेल किया था, और वो सेल भी हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूड हुआ। यानी यहाँ पे इन्वेंट्री वॉज ओवर इन्फ्लेटेड, इन्वेंट्री वॉज इन्फ्लेटेड एज ऑन 31 मार्च X4। ठीक है, चेरी लिमिटेड क्या किया, उसको सब्सिक्वेंटली X4 X5 में जो है ना यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इंक्लूड किया। तो बता रहे कि सेल्स जो है, यही से समझाता हूँ मैं। हम्म, अगर यहाँ पे देखोगे इन्फ्लेट हुआ है X3 X4 का, राइट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है X4 X5 का कि 1,04,000 जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, 1,04,000 सेल्स है मेरा, 86,500 है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे 86,500 इंक्लूड 6,500 ऑफ प्रीवियस ईयर, विच वाज नॉट करेक्ट, राइट, प्रीवियस ईयर में इंक्लूड होना चाहिए था बट करंट ईयर में कर रहे हैं, तो फिर ये इन्फ्लेटेड है। ठीक है, एंड इनकम टैक्सेस, ठीक है, इनकम टैक्स ठीक है। X3 X4 का जो है ना, X3 X4 का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। X3 X4 में 73,500 जो है ना वो सेल था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 53,500 था। यहाँ पे 53,500 इज आफ्टर कंसिडरिंग इन्वेंट्री, यानी क्या, दिस इज जो 53,500 इज अंडरस्टेटेड। जब अंडरस्टेटेड है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा 6,500 से, जब बढ़ा दूंगा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 का। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 का, 20,000 नहीं 13,500 आएगा। देखो सेल्स आ गया 73,500, मेरा यहाँ पे जो है ना
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, 6,500 से 60,000 आएगा, और 13,500 से मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। उसके बेसिस में इनकम टैक्स के बेसिस में मेरा प्रॉफिट आ गया 9450, और 5,000 शेयर है 1.89 जो है ना मेरा यहाँ पे आ गया बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस। ठीक है। सिमिलरली अगर प्रीवियस ईयर में देख लो, सॉरी करंट ईयर में देख लो, करंट ईयर में अगर देखो तो 86,500 में 86,500 में 6,500 इंक्लूडेड था, विच वॉज नॉट करेक्ट, तो उसको लेस कर दिया मैंने, तो 80,000 आ गया। तो 1,04,000 में से ये लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट के बेसिस में मेरा ये कैलकुलेशन है। ठीक है। यहाँ पे मेन कोर कंसेप्ट क्या है कि इन्वेंट्री जो है ना, प्रीवियस ईयर में इन्वेंट्री में जो सेल किया था वो भी इंक्लूडेड था, उसके लिए मेरा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था, तो प्रॉफिट इन्फ्लेटेड था तो प्रॉफिट को कम किया, और करंट ईयर में वो जो सेल्स है उसको कम कर दिया, यानी क्या, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सेल बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अंडरस्टेटेड था, तो उसके लिए प्रॉफिट को बढ़ा दिया करंट ईयर में। और बाकी का पूरा कैलकुलेशन है, टैक्स लगाओ, टैक्स के ऊपर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सेल्स, उसके ऊपर ईपीएस लगाओ, और ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी ये इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझाया था एक्सट्रैक्ट ऑफ नोट्स। एक्सट्रैक्ट ऑफ नोट्स में देख लो, करंट ईयर में समझो मेरा, करंट ईयर में 73,500 का सेल था, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में 73,500 का सेल था, और सीओजीएस 53,500 था। दिस वाज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6,500 इंक्लूडेड था किसमें, इन्वेंट्री में, तो फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट वॉज ओवरस्टेटेड, यानी क्या, मेरा इन्वेंट्री ज्यादा दिखा गया, मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया। तो उसके बेसिस में अगर देखो तो मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 6,000 आ रहा था, मैंने रिस्टेट कर दिया, क्या रिस्टेट कर दिया, मैंने इन्वेंट्री को कम कर दिया, इन्वेंट्री को कम कर दिया यानी सीजीओजीएस को बढ़ा दिया 60,000 से, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 13,500 से। तो यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट मेरा जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कम हो गया 4050 से, तो नेट नेट डिफरेंस है 1950। तो मेरा इन्वेंट्री, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस भी कम हो गया, राइट। अब आगे देखेंगे, तो अगर आफ्टर टैक्स देखो तो रिटेन अर्निंग्स पे 14,000 जाएगा, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स पे 9,450 जाएगा, बराबर। रिस्टेटेड के बेसिस में देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 4,550 से मेरा जो है ना रिटेन अर्निंग्स भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इफेक्ट जीरो है, इफेक्ट जो भी है ना जीरो है। इंक्रीज हुआ से जो इसमें, उसकी वजह से मेरा टैक्स एक्सपेंसेस में डिक्रीज आ गया, और मेरा डिक्रीज इन प्रॉफिट आ गया 4,450, और यही मेरा रिटेन अर्निंग्स में डिक्रीज हो जाएगा, फिर मेरा जो है ना इंक्रीज इज निल, नलीफाइड। अगर ये यहाँ पे नहीं समझा तो सेम मेरा रेगुलर क्लास में जाओ, इसको डिटेल में आधा घंटा लिया इसको समझाने, तो वहां पे जाके दे सकता हूँ। दिस कम्स टू एन एंड ऑफ इंडियस एट। इंडियस एट का साथ सारे क्वेश्चन हमने मेजरली देख लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना मेरा यहाँ पे जाके देख लेना, रेगुलर क्लास से देख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा टाइम लगा है। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। ये देख लेना, और बाकी क्वेश्चन मैंने एक ये भी सॉल्व किया था, कौन सा, क्वेश्चन पेपर का, एफआर क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पे ये भी सॉल्व किया है रेगुलर क्लास में। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर है इंडेक्स 8 का, उसमें अगर लास्ट 30 मिनट देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 11 अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर ये जो एग्जाम नवंबर 24 में आया ना वो रहेगा, वो जाके देख लो तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे, और होप सो ये बहुत हेल्पफुल था। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।